जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो आज की आपकी साइंस की नई क्लास है जिसमें आपके टॉपिक होंगे वर्ण विक्षेपण, मानव नेत्र और मानव नेत्र में होने वाले रोग, और साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में जो बताया जाएगा उसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आपका आज का सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म से उसका अपवर्तन हो जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में टूट जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण आई, वह जब किसी प्रिज्म की एक सतह पर टकराती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह होगी कि जो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, यह प्रकाश किरण श्वेत होनी चाहिए। यह प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म की सतह पर टकराती है तो या आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो वे 7 रंग कौन से होंगे? वे 7 रंग होंगे, विबग्योर के नाम से इन्हें जाना जाता है। VIBGYOR, विबग्योर। वे विबग्योर के नाम से कैसे जाने जाते हैं? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये 7 रंग होंगे। वॉयलेट मतलब बैंगनी रंग, B फॉर ब्लू यानी ब्लू मीन्स नीला, इंडिगो मीन्स आसमानी, और G फॉर ग्रीन यानी हरा, Y फॉर येलो यानी पीला, O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड फॉर लाल। ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जो प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जो इसमें लाल रंग है, लाल रंग का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक वेग। ठीक है, और जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इसमें पहले भी आपको बताया था, जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, और जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, यानी वेग भी कम और तरंगदैर्घ्य भी कम। ठीक है, और प्रकीर्णन, जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम, सबसे कम प्रकीर्णन, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य कौन से रंग की अधिक होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब तरंगदैर्घ्य से मतलब है एक तरीके से ज़्यादा दूर तक जा सकता है कौन? लाल रंग, यानी दिखाई देता है ज़्यादा दूर तक। सबसे कम प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब फैलता सबसे कम है, सबसे कम फैलता है। ऐसे ही बैंगनी रंग सबसे अधिक फैलता है और तरंगदैर्घ्य इसकी कम होती है, यानी ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। और वेग भी इसका सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का वेग भी सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक, इन 3 पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का बनना। किस प्रकार की एक घटना है? वो वर्ण विक्षेपण की ही एक घटना है। इंद्रधनुष का जो बनना है वो किसकी घटना है? वर्ण विक्षेपण की ही घटना है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उसी पर आधारित है क्या? इंद्रधनुष का बनना। अब उसे एक बार छोटा सा समझ ले थोड़ा सा कि ये किस प्रकार वर्ण विक्षेपण होता है। जो पानी की जो बूंद होती है, जो पानी की बूंद होती है वो एक छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। ठीक, किसकी तरह व्यवहार करती है? एक छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। ठीक, तो ये जो श्वेत प्रकाश है वो जैसे ही पानी की बूंद पर टकराती है, आपतित होती है, तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना किसकी एक घटना है? इंद्रधनुष का बनना एक वर्ण विक्षेपण की ही एक घटना है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की एक घटना है कौन? इंद्रधनुष का बनना। तो यहीं से इसी में से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। 7 रंगों में विभक्त होना, वर्ण विक्षेपण। दूसरा, कौन कौन से रंग होते हैं ये आपको क्रम याद रखना है विबग्योर के नाम से। विबग्योर के नाम से आपको एक क्रम याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कौन से नंबर पे कौन सी प्रकाश किरण मिलेगी। ठीक है, उसके बाद किसका वेग, कौन से रंग का वेग अधिक होगा, कौन से रंग का वेग सबसे कम होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको तीनों सारे क्वेश्चन इसमें से जो बन सकते हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या? आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव नेत्र। तो जो मानव का नेत्र है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं बस वही आपको मैं इसमें समझाऊंगा। मानव नेत्र, मानव नेत्र से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो जो मानव नेत्र का जो लेंस है वो मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, मांसपेशियों से बना होता है। ठीक, और दूसरा जो मानव नेत्र है वो एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कैसा लेंस होता है? एक उत्तल लेंस होता है। जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है? वो एक उत्तल लेंस होता है। ठीक, अच्छा, ये मांसपेशियों से बना होता है। जो हमारी आंखों का रंग होता है, जो हमारी आंखों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो आइरिस पर निर्भर करता है। यानी आइरिस जैसा होगा, हमारी आंख का आइरिस जैसा होगा ऐसे ही हमारी आंख का रंग होगा। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है आंखों का रंग? आइरिस पर। तो आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें भूरी होती है, किसी किसी की आंखें नीली होती है और किसी की आंखें काली होती है।
तो वो किस पर निर्भर कर रहा है? आइरिस पर। जैसा आइरिस, जिस रंग का आइरिस उसी रंग की उसकी आंखें हो जाती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आंखों का रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। उसके बाद अगर हमारी आंखों में धूल चली जाती है, ठीक है, तो धूल से हमारी आंखों का कौन सा भाग जो होता है वो सूज जाता है। मतलब जैसे ही हमारी आंख में धूल चली जाती है तो हमारी आंख में जो श्लेष्मा होता है वो श्लेष्मा जो है वो सूज जाता है। जैसे ही श्लेष्मा सूजता है, यानी श्लेष्मा पर सूजन आ गई, श्लेष्मा पर जैसे ही सूजन आ जाएगी तो क्या होगा? हमारी आंख लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंख जो है वो लाल हो जाएगी। आंख लाल हो जाती है। ठीक है, किसके कारण हो जाती है? श्लेष्मा के सूजन के कारण। ठीक है, श्लेष्मा की सूजन के कारण जो होती है हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो मानव नेत्र से एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और एक क्वेश्चन बन सकते हैं मानव नेत्र के रोगों से। तो अब हम बात करते हैं मानव नेत्र के रोग, यानी मानव नेत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मानव नेत्र के रोग, सबसे पहला रोग है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष है वो कौन सा दोष होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कह सकते हैं। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। ठीक, और साथ ही साथ इसे और क्या कहा जा सकता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ये हिंदी में लिख के दे सकता है एग्जामिनर, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, ये जो होता है निकट दृष्टि दोष जो होता है वो मायोपिया भी कहा जा सकता है उसे, और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जा सकता है। अब जो ये रोग है, ये रोग में व्यक्ति कैसा महसूस करता है? यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु एकदम साफ बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? उसे कौन सा रोग हो जाता है? मानव नेत्र के रोग में कौन सा रोग होगा? अगर निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष होगा। ध्यान रखें, क्या? निकट दृष्टि दोष, नाम से पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी। जौन सा दोष है वही साफ दिखाई देगा, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो कौन सा रोग हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगी। यानी तीनों एक ही नाम है। ठीक है, क्या है? तीनों एक ही नाम है। तो इस निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभाव पड़ता है नेत्र पर, यानी आंख पर? देखो, हमारी जो आंख है वो एक मांसपेशियों से बना एक गोला होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे लगा होता है लेंस, और यहाँ पे होता है क्या? रेटिना। यहाँ हो गया लेंस और ये हो गया रेटिना। मैं आपको बता दूं ये रेटिना क्या होता है। रेटिना वो बिंदु है जिस पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा बिंदु है? रेटिना। यानी मानव नेत्र द्वारा क्या होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है, लेंस के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक बात। अब क्या होता है जब किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ, तो निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? वो कारण ये है कि ये जो गोलाई है, ये जो गोलाई है, यानी जो गोला है आँख का गोला, ये बढ़ जाता है। ठीक,
आँख का गोला जो है बढ़ जाता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो आँख का गोला जो है वो बढ़ जाता है। तो भाई एक बात बताओ, रेटिना तो आगे जैसे ही गोला बढ़ गया तो ये गोला कहाँ चला जाएगा? मान के चलो ये गोला यहाँ आ गया। ठीक, ये गोला यहाँ आ गया तो रेटिना यहाँ चला गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब तो अपनी जगह बनेगा, प्रतिबिंब यहीं बन गया। तो इससे क्या होता है, आँख का गोला बढ़ा, प्रतिबिंब से आगे, सॉरी रेटिना से आगे प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? रेटिना से आगे जो है वो प्रतिबिंब बन जाता है। एक बात तो ये, क्या बात भाई, गोले की जो गोलाई है, जो नेत्र की गोलाई है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन जाता है। एक पॉइंट तो है ये। दूसरी कमी क्या हो जाती है, जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी। क्या होगी? फोकस दूरी घट जाएगी। और फोकस दूरी जैसे ही घटेगी, अक्षमता जो है, अक्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि अक्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है। अक्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष में लेंस जो होता है हमारा, जो हमारा जो लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी जैसे ही कम होगी उसकी अक्षमता बढ़ जाएगी। ये भी एक निकट दृष्टि दोष का कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो कारण हो गए, गोलाई बढ़ना, रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनना, फोकस दूरी का घटना और अक्षमता का बढ़ना। ये क्या हो गए? ये कारण हो गए। अब बात करते हैं निवारण की। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी चश्मे की, स्पेक्टेकल्स की। ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चश्मे की। तो चश्मे में एक लेंस प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक लेंस जो है वो प्रयोग किया जाएगा। अब वो लेंस कौन सा प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से जितनी भी ये बातें बताई है कि हर एक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो लेंस के चश्मे में कौन सा, सॉरी चश्मे के लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। कब? जब निकट दृष्टि दोष का निवारण करना हो। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। उसके बाद दूसरा यानी नेक्स्ट दोष हम पढ़ते हैं, वो दूसरा नेक्स्ट दोष क्या है? वो है आपका दूरदृष्टि दोष। ठीक है, क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या आया? दूर। ये क्या आया? दूर। दूर का मतलब, दूरदृष्टि दोष का मतलब यहीं से समझ जाइए कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। लेकिन जो निकट की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। देखो दूरदृष्टि दोष, भले ही ये दूरदृष्टि दोष हो, तो इसमें क्या होगा? दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसका कारण क्या है? मतलब किस कारण ये होता है? तो जो हमारी आंख है, जो हमारी आंख है, उसका जो ये गोला है ये बढ़ जाता है। यानी गोलाई जो होती है वो क्या होती है? पहले वाले में क्या था? गोलाई क्या था? उसमें बढ़ती थी, इसमें घटेगी, गोलाई घट जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, उसका ठीक उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का उल्टा दूरदृष्टि दोष होता है। यानी ये गोलाई जो है घटकर कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। अब जब गोलाई घटेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से पीछे। क्या? रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है।
उसमें आगे बनता था, इसमें कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, रेटिना से पीछे। उसके बाद उसमें क्या हो रहा था, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या हो रही थी, फोकस दूरी घट रही थी। इसमें क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। किसमें, दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी जो होती है लेंस की, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। और फोकस दूरी बढ़ी तो अक्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अक्षमता घट जाएगी। तो ये इसके कारण है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका निवारण, क्या निवारण, किसका, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस होगा वो लेंस कौन सा प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें, दूर दृष्टि दोष के निवारण में। दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका दूर दृष्टि दोष भी कंप्लीट। भाई आसान करने के लिए आप ना निकट दृष्टि दोष को अच्छे से तैयार कर लो, और निकट दृष्टि दोष का एकदम उल्टा क्या कर दो, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जरा दृष्टिता। जरा दृष्टिता का मतलब क्या है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, न तो दूर की वस्तु साफ दिखेगी, और न ही पास की। ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती और ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती। ठीक है, इसे बोलते हैं जरा दृष्टिता। ठीक है, अब ये मुख्य रूप से किन लोगों को होती है, अक्सर ये वृद्ध लोगों को होती है। ठीक है, जब वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, यानी बुजुर्ग हो जाते हैं, उस वक्त व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती और ना ही नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती। तो ऐसे व्यक्ति को के दोष को निवारण के लिए, ऐसे व्यक्ति को जो दोष हो जाता है उसके निवारण के लिए आप कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, द्विफोक्सी लेंस। कौन सा, द्विफोक्सी लेंस प्रयोग किया जाएगा। द्विफोक्सी लेंस कौन सा होता है, आपने देखा होगा कुछ लेंस आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, वे कुछ ऐसा चश्मा पहनते होंगे जिनमें यहाँ पे एक छोटा सा लेंस लगा होता है। तो इसमें उत्तल लेंस भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगा होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु देखने के लिए और उत्तल लेंस नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया गया, द्विफोक्सी लेंस, उभयतल भी कह सकते हैं इसे, उभयतल। ठीक है, इसमें दोनों लेंस प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल और अवतल दोनों लेंस, इसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मानव नेत्र का रोग है वो अगला है अबिंदुता। क्या है, अबिंदुता। अब ये अबिंदुता कौन सा रोग होता है, ये अबिंदुता रोग क्या होता है, अबिंदुता या इसी रोग को एक और रोग का एक और नाम दिया गया, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, ये जो रोग है इसे क्या बोला जाता है, अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य। ये कौन सा रोग है, इसमें क्या होता है, अक्षतिज और ऊर्ध्वाधर, इन दोनों में पहचान नहीं हो पाती। यानी कोई चीज़ ऐसे है या ऐसे है, ये हो गई अक्षतिज और ये हो गई ऊर्ध्वाधर, इसमें पहचान नहीं हो पाती।
अगर किसी व्यक्ति को ये रोग है, कौन सा, अबिंदुता, तो फोकस नहीं कर पाता वस्तु पे कि वो वस्तु ऊर्ध्वाधर है या वस्तु अक्षैतिज है। ठीक है, तो इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। कैसा, बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, बेलनाकार लेंस जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका एक पॉइंट और है इसमें, क्या है, जो निकट दृष्टि बिंदु है हमारे मानव नेत्र का, निकट दृष्टि बिंदु वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि बिंदु, अच्छा, वो है 25 सेंटीमीटर। और दूर दृष्टि बिंदु, दूर दृष्टि बिंदु, दूर दृष्टि बिंदु क्या होता है, वो होता है अनंत। यानी हमारी आंखें जो होती है, अगर मतलब एक सामान्य व्यक्ति है, यानी उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, तो अनंत तक देख सकता है, तो इसीलिए उसका दूर दृष्टि बिंदु क्या हो गया, अनंत। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूर दृष्टि बिंदु अनंत हो गया। ठीक, अच्छा, तो मैंने आपको बताया मानव नेत्र और मानव नेत्र के रोग और उनके निवारण, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी, और एक हो गया आपका दूरदर्शी। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ प्रयोग की जाती है और ये कहाँ प्रयोग की जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी जो प्रयोग की जाती है, सूक्ष्मदर्शी प्रयोग की जाती है सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म वस्तु यानी छोटी, बहुत छोटी वस्तुओं को जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटी वस्तुओं को जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूरदर्शी, नाम से ही पता चल रहा है दूरदर्शी। देखो, सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा, तो जो छोटी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग की जाती है वो है सूक्ष्मदर्शी। दूर यानी बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दूरदर्शी प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु जैसे सूर्य के बारे में जानकारी लेनी है, चंद्रमा के बारे में जानकारी लेनी है, तो उन्हें देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी प्रयोग की जाती है। जैसे दूरबीन आपने देखा होगा, दूरबीन एक तरीके की क्या है, दूरदर्शी ही है। ठीक है, दूरबीन जो होती है एक तरीके की क्या है, दूरदर्शी ही है। ठीक है, तो आज आपका प्रकाश वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट और रह गए हैं, थोड़ा सा उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हमारी आँख होती है उनमें जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें दो प्रकार की मांसपेशियाँ होती है। एक शंकु आकार की मांसपेशियाँ होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शंकु आकार की मांसपेशियाँ, और एक होती है छड़ आकार की मांसपेशियाँ। शंकु आकार की मांसपेशियाँ कुछ इस तरीके की मांसपेशियाँ होंगी और छड़ आकार की मांसपेशियाँ कुछ ऐसी होगी, बेलनाकार। ठीक है, अब ये मांसपेशियाँ क्या काम करती है, ये मांसपेशियाँ रंगों की पहचान कराती है। क्या कराती है, रंगों की पहचान। ठीक, रंगों की पहचान करने के लिए जो मांसपेशी हमारी आंखों में है, हमारी आंख में है, वो कौन सी है, शंकु आकार की मांसपेशियाँ हैं। और जो छड़ के आकार की मांसपेशियाँ होती है, छड़ के आकार की मांसपेशियाँ कहीं के लिए प्रयोग की जाती है, प्रकाश की तीव्रता को जांचने में। प्रकाश की तीव्रता को जो कंट्रोल करती है, प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए छड़ आकार की मांसपेशियाँ प्रयोग की जाती है। प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण। ठीक है,
उनकी पहचान के लिए छड़ आकार की मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार आपका प्रकाश का जो टॉपिक है वो आपका हो जाता है कंप्लीट यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा और इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखें, ध्यान से देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।